सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज हम केजीएफ का फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे। मूवी की स्टार्टिंग 1881 से होती है और हमें 1881 के टाइम दिखाया जाता है। यहाँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किसी आदमी के डेथ वारंट साइन करती है, यह बोलकर कि वो बहुत खतरनाक क्रिमिनल है और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ बात हो रही है मूवी के मेन हीरो रॉकी की। इसके बाद हमें सीधा 2018 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर फेमस जर्नलिस्ट आनंद इंलगी, पता नहीं कैसे बोलते हैं, आप समझ गए, एक बुक पब्लिश करते हैं जिसमें वो रॉकी के बारे में लिखते हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट उस बुक को बैन कर देती है और उसकी सभी कॉपी को जला दिया जाता है। उस बुक की आके कॉपी किसी तरह न्यूज़ चैनल वालों के हाथ लगती है। वो न्यूज़ चैनल वाले आनंद इंगालगी का इंटरव्यू लेते हैं यह जानने के लिए कि उनकी बुक में कितनी सच्चाई है। उस बुक का नाम है एल डोराडो, जिसका मतलब है खोया हुआ सोने का शहर। आनंद इंगालगी उस बुक के बारे में बताना शुरू करते हैं। बात है 1951 की। खतरनाक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में एक कुएं की खुदाई के दौरान मजदूरों को कुछ अजीब से पत्थर मिलते हैं। फिर उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं। उनको साथ सूर्यवर्धन भी था, जो वहीं का रहने वाला एक पावरफुल आदमी था। जब यह बात पक्की हो गई तब कि वो पत्थर सोने के हैं, तो सूर्यवर्धन ने सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मार डाला ताकि ये खबर बाहर ना जाए। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन पास के एक गांव में एक बच्चे का जन्म होता है, जो मूवी का मेन हीरो बनने वाला है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कोलर में गोल्ड निकलने की वजह से वो जगह कहलाई कोलर गोल्ड माइंस यानी कि केजीएफ, और ये एक असली जगह है जो कि खतरनाक में है, जहाँ पहले गोल्ड माइनिंग हुआ करती थी, पर अब किसी कारण से वो बंद हो चुकी है। केजीएफ जगह तो असली है, पर मूवी की कहानी असली नहीं है, सिर्फ एक कहानी है। सूर्यवर्धन उस जगह को 99 साल के लिए गवर्नमेंट से लीज पर ली और उसने वहाँ एक नराची नाम की एक कंपनी बनाई और सबको ऐसा दिखाया कि यह एक लाइन स्टोन माइन है, यानी कि सोने के पत्थर की खदान है। सूर्यवर्धन कई लोगों को ज़बरदस्ती नराची में लेकर माइन करवाता था। इस कंपनी को अच्छे से मैनेज करने के लिए उसने 5 पार्टनर्स बनाए, जो कि हैं कमल एंड्रयूस, राजेंद्र देसाई, गुरु पांडियन और सूर्यवर्धन का भाई अधीरा को छोड़कर बाकी पार्टनर्स दूसरे शहरों में रहकर बिजनेस संभालते थे। उनके लिए ये गोल्ड माइन स्मगलिंग का बिजनेस बहुत ज़ोरों शोरों पर चल रहा था। लेकिन 1978 में सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद इस कंपनी के बाकी पार्टनर इस कंपनी के मालिक बनने की सोचने लगे। लेकिन सूर्यवर्धन ने अपने बेटे गरुड़ा को इस कंपनी का मालिक बना दिया, लेकिन यह सूर्यवर्धन के भाई अधीरा को पसंद नहीं आई। उसने गरुड़ा को मारने के लिए कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन गरुड़ा अधीरा को मारने में कामयाब हो गया। अब गरुड़ा इस साम्राज्य पर राज करने लगा। वो बहुत जालिम था, इसलिए बाकी पार्टनर्स उससे बहुत नफरत करते थे। यह तो हुई बाकी कैरेक्टर्स की बात। अब बात करते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर यानी कि रॉकी की। रॉकी का असली नाम था राजा कृष्ण अप्पा वैरिया। उसकी माँ एक विधवा और एक बहुत गरीब औरत थी। जब राजा 10 साल का था तो उसकी माँ बीमारी से मर गई, लेकिन मरने से पहले उसने अपने बेटे से एक वचन लिया था कि उसे बड़ा होकर बहुत ताकतवर और बहुत अमीर बनना होगा, ताकि वो खुद भी अच्छे से रह सके और दूसरों की मदद कर सके। इस वादे को पूरा करने के लिए लाइट राजा मुंबई चला गया और उसने अपने वहाँ एक नाम रखा, रॉकी। उसने अपनी हिम्मत से डॉन सेट्टी का दिल जीत लिया और उसके लिए काम करने लगा। धीरे धीरे रॉकी काफ़ी ताकतवर बन गया। वो अच्छों के लिए बहुत अच्छा था और बुरों के लिए बहुत बुरा था। सेट्टी का बहुत खास आदमी बन चुका था। मुंबई में गोल्ड स्मगलिंग का पूरा काम वही संभालने लगा था। रॉकी दूर दूर तक काफ़ी फेमस हो गया था। 1978 में सेट्टी का बॉस, जो कि एंड्रयूस है, जो केजीएफ के पार्टनर में से एक है, वो रॉकी को एक काम सौंपता है। काम पूरा करने में वो रॉकी को पूरी मुंबई ऑफर करता है। इस काम के लिए रॉकी को बेंगलोर जाना पड़ता है। बेंगलोर में राजेंद्र देसाई, जो कि केजीएफ के पार्टनर में से एक है, रॉकी को बोलता है कि उसे गरुड़ा को मारना है। सभी पार्टनर्स प्लान बनाकर गरुड़ा को बेंगलोर बुलाते हैं, लेकिन गरुड़ा इस चाल के बारे में पहले से ही जानता था, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आया था। अगर गरुड़ा चाहता तो सभी लोगों को आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने एक कसम खाई थी कि अपने पिता के जिंदा रहने तक वह किसी को भी अपने पार्टनर्स को नहीं मारेगा। इसलिए वो किसी को बिना नुकसान पहुंचाए वापस चला गया। उसके जाने के बाद सभी पार्टनर्स के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने शेर की पूंछ पर पैर रख दिया था। लेकिन रॉकी फैसला करता है कि वो उसके घर में ही जाकर उसे मारेगा। सभी पार्टनर इस नए प्लान पर काम करने
करना शुरू कर देते हैं। वो एक अंदर के आदमी के जरिए केजीएफ की खुफिया जानकारी रॉकी को देते हैं। नराची में काम करवाने के लिए बहुत लोगों को उठाकर एक गांव से उठाकर ले जा रहा था। रॉकी वहां जाकर उनमें शामिल हो गया। वहां जाने के बाद उसे समझ में आता है कि वो जगह कितनी खतरनाक है। वहां लगभग 20,000 लोगों को बंदी बना रखा था। हर किसी से 12 घंटे काम करवाया जाता था और कमज़ोर लोगों को मार दिया जाता था। वहाँ के गार्ड्स बहुत खतरनाक थे। नियम तोड़ने वालों को वो तुरंत मार दिया करते थे। नराची से थोड़ी दूर पर गरुड़ा का महल था, जहाँ उसके पिता और भाई साथ में रहा करते थे। इस महल की सुरक्षा बहुत मजबूत थी। यहाँ कोई भी आसानी से आ जा नहीं सकता था। रॉकी ने वहाँ रहकर पूरी जगह का अच्छे से देख लिया था। उसने गरुड़ा के महल तक पहुँचने तक का रास्ता भी ढूंढ लिया था। अब वो सही मौके की तलाश में था। वहाँ रहते रॉकी ने लोगों को मरते देखा। पहले तो वो चुप रहा, लेकिन एक दिन जब वहाँ के गरुड़ा के गार्ड्स ने एक अंधे बूढ़े व्यक्ति को मारने वाले थे, तो रॉकी अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो उस बूढ़े को बचाने के लिए 23 गार्ड्स को मार डालता है और वो सबकी नज़र में हीरो बन जाता है। रॉकी उन 23 लोगों की लाश को जलाकर अपने लोगों को सिग्नल भेजता है कि वो पूरी तरह से तैयार है। और तब एक बड़ा राज सामने आता है कि गरुड़ा का भाई विराट भी गरुड़ा को मारने के लिए इस प्लान में शामिल है। विराट अपने भाई से अलग था और वो दिल का अच्छा था। उसने नराची की खुफिया जानकारी पहुंचाई थी ताकि रॉकी अंदर घुस सके, और रॉकी का सिग्नल मिलते ही विराट भी तैयार हो जाता है। लेकिन गार्ड्स की गैर मौजूदगी और उस बड़ी सी आग को देखकर गरुड़ा के लोग भी सतर्क हो जाते हैं। वह चेकिंग के लिए उस जगह पर जाने लगते हैं। तभी विराट उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपने पिता को मार देता है। सूर्यवर्धन की मौत की खबर सुनकर लोग वापस लौट जाते हैं और रॉकी बच जाता है। फिर गरुड़ा अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद बोलता है कि वो बाद में सबकी खबर लेगा। गरुड़ा हर साल 3 बकरों की बलि चढ़ाया करता था, लेकिन इस बार वो बकरों की जगह 3 इंसानों की बलि चढ़ाने वाला था। यह 3 लोग उसके दुश्मन थे जिन्हें खास कमरों में कैद करके रखा गया था। जब गरुड़ा पूजा करने के लिए निकलता है, तब रॉकी लोगों से छुप कर उस कमरे तक पहुंचता है जहां उन 3 लोगों को रखा गया था। रॉकी उनमें से एक आदमी को मार देता है और उनमें से एक की जगह ले लेता है। इस पूजा में सभी गार्ड्स और 20,000 लोग भी शामिल थे। गरुड़ा पूजा शुरू करता है और दो लोगों की बलि चढ़ा देता है। लेकिन जब तीसरे की बारी आती है तो रॉकी गार्ड्स की पकड़ से छूटकर गरुड़ा की तलवार ले लेता है और गरुड़ा की गर्दन काट देता है। रॉकी ने हजारों लोगों के सामने गरुड़ा को मार डाला है। यह खबर आग की तरह फैल गई। केजीएफ के चारों पार्टनर्स ये सोच रहे थे कि अब उनका वहाँ राज होगा, लेकिन रॉकी के दिल में कुछ और ही था। वो यहाँ मुंबई जीतने के लिए नहीं आया था। उसे तो पूरा केजीएफ चाहिए था। वो चाहता तो गरुड़ा को बेंगलुरु में ही मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। रॉकी उसे केजीएफ में सबके सामने मारना चाहता था ताकि वो सब वहाँ पर राज कर सके। गरुड़ा के मरते ही उसके गार्ड्स रॉकी को मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अब 20,000 लोग रॉकी के साथ मिल चुके थे। उसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। रॉकी के अलावा और भी लोग थे जिनकी नज़र केजीएफ पर टिकी हुई थी। एक तो था दुबई का इनायत खलील और दूसरा सूर्यवर्धन का भाई अधीरा, जो कि अभी तक मरा नहीं था, मरने की एक्टिंग कर रहा था। ये सारी घटनाएं हुई थी। ये सारी घटनाएं 1978 में हुई थी। आधी कहानी है ये। बाकी जो सेकंड पार्ट में इसकी पूरी कहानी है। तो फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड कीप ट्रैकिंग।